स्टूडेंट्स हम बात करेंगे एक डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन के ऊपर। और इसको हम देखते हैं कि हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होते हैं। सबसे पहले इसको देखते हैं, फिर हम देखेंगे कि उसका डेरिवेटिव किस तरह से निकाल सकते हैं। ठीक है, देखिए एक्सपोनेंशियल अगर सिर्फ फंक्शन की बात करूं वो क्या होते हैं, तो हमने इसके फर्स्ट चैप्टर जो था हमारे पास लिमिट वाला, यानी 12th क्लास का जो पहला चैप्टर था लिमिट, ठीक है, लिमिट और फंक्शन वाला, उसके अंदर हमने ये सारी चीज़ें काफ़ी डिटेल से पढ़ी हुई हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन और ये सारे हम पढ़ते हुए हैं। ठीक है, बस एक बार मैं आपको रिवीजन करवा देता हूँ। ठीक है, अगर आपने नहीं देखे हुए तो वो आप देखिए। ठीक है, और वैसे भी मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर बता देता हूँ। ठीक है, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमारे पास क्या होते हैं कि अगर एफ ऑफ एक्स कोई हमारे पास फंक्शन हो, ठीक है, और हमारे पास, ठीक है, और हमारे पास हो y इज इक्वल टू एक्स, ठीक है, और ये y हो, सही है। ओवरऑल दूसरी बात कि a जो होगा a शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड a नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अब मैंने ये क्यों करा है, क्योंकि अगर मैं 0 की पावर 0 करता हूँ तो ये देखिए एक अलग कॉन्सेप्ट है। ठीक है, और दूसरी बात 1 क्यों नहीं करा है, सॉरी 1, ये 1 लिखना है। तो अगर 0 अगर मैं a रखता हूँ, ठीक है, और मेरे पास जो है ना, मैंने a की जगह इधर 1 रख लिया है, तो 1 की कोई सी भी पावर लूँगा, ठीक है ना, मैं 0 ले लूँ, 2 ले लूँ, 3 ले लूँ, कुछ भी ले लूँ, मेरे पास 1 ही आएगा। ठीक है, तो फिर कोई हमारा मतलब नहीं बनता है। ठीक है ना, और 0 क्यों नहीं रखी, क्योंकि 0 के ऊपर अगर बाय चांस 0 आ जाए पावर तो ये एक अलग कॉन्सेप्ट हो जाएगा, सही है ना। वरना 0 के ऊपर कोई पावर आ जाती है तो वो 0 ही देती है नंबर, ठीक है ना। और अगर 0 आ जाएगी तो फिर एक अलग कॉन्सेप्ट आ जाएगा। ठीक है, तो इस वजह से 0 के ऊपर कोई भी पावर लें तो फिर वो 0 ही देती है, और 1 के ऊपर भी कोई भी पावर लें वो 0 ही देती है। ठीक है, ये भी देखा, और 0 के ऊपर अगर पावर 0 आ जाती है तो फिर ये एक अलग चीज़ है। ठीक है, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होते हैं, देखिए हमारे पास जिस तरह से, अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं, अगर मैं इधर लिखूं साइन साइन थीटा, यानी एंगल की जगह मैंने एक्स लिखा है। ठीक है, और ये मेरे पास क्या है, कोई एफ ऑफ एक्स फंक्शन है। ठीक है ना, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन नहीं है, सही ना, मैं ऐसी बस आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, ये ओवरऑल क्या होता है, वाई। अब हमें पता है कि ये वाई के क्या बराबर होगा, साइन एक्स, सही है। आपको पता है कि ये डोमेन है, ये इंडिपेंडेंट है, ठीक है ना, खुद मुख्तियार है। हम अपनी मर्जी से कोई भी एक्स की वैल्यू डालेंगे तो उसके बदले हमें वाई की क्या मिलेगी, वैल्यू मिलेगी। यानी वाई हमारे पास एज अ रेंज वर्क करती है। ठीक है ना, हमारे पास रेंज के तौर पे इसका आंसर के तौर पे आती है, जो कि रेंज बोलते हैं हम। ठीक है, अब y टोटली इज डिपेंड ऑन x। ठीक है, क्यों, क्योंकि हम x की वैल्यू अपनी मर्जी से डाल सकते हैं। मैं साइन साइन 30 डिग्री अपनी मर्जी से डाल रहा हूँ तो y की वैल्यू आएगी 1/2, 1/2 यानी 0.5। ठीक है ना, अब देखिए हमारे पास क्या हो रहा है कि ये एक फंक्शन है जिसकी जो डोमेन है वो ऐसा क्या है हमारे पास, इसकी जो डोमेन है वो हमारे पास एज एंगल के तौर पे आ रही है। ठीक है ना, तो हमारे पास ये जो फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, अब हमारे पास जो है ना, अगर कोई भी अगर हमारे पास फंक्शन होता है, ठीक है, और उसकी जो डोमेन है वो एज अ एक्सपोनेंट आ जाए, तो इसका मतलब है कि वो हमारे पास एक्सपोनेंट फंक्शन है। सिंपल ये बात है। ठीक है ना, यानी अगर मैं इधर लिखता हूँ एक्स, इधर एक क्या आ रही है, एंगल के तौर पे आ रही है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गई। ठीक है, इसी तरह से मैं लिखता हूँ एक्स प्लस 2। ठीक है, ये मैं कह लेता हूँ ये मेरे पास कोई एफ ऑफ एक्स फंक्शन है। अब ये क्या एज अ डोमेन आ रही है, ये अलजेब्रिक कोई भी फंक्शन में इसको बोल सकता हूँ। मगर अब देखिए इधर क्या हो रहा है कि ए हमारे पास कोई भी एक वैल्यू है, ठीक है, कोई भी वैल्यू हो सकती है, सही है। उसके ऊपर जो एक्स है वो अब क्या आ रही है, यानी डोमेन जो आ रही है वो हमें हमारे पास एज ए एक्सपोनेंट वर्क कर रही है, यानी एक्सपोनेंट के तौर पे आ रही है, पावर आ रही है। अब पावर जो है वो इंडिपेंडेंट बनी है, सही ना। पावर जो है, अगर मिसाल के तौर पे मेरे पास a इज इक्वल टू 2 होता है तो मेरे पास क्या क्या बन जाएगा, y इज इक्वल टू 2 और x पावर, सही है। अब x की वैल्यू अगर मैं 1 डालता हूं तो मेरे पास क्या हो जाएगी, y की पावर 2 और y 2 आ जाएगा। ठीक है, ऐसा ही है, अगर x की वैल्यू 2 डालता हूं तो मेरे पास 2 स्क्वायर, y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। अब देखिए हमारी जो है ना, ये जो वैल्यू है हमारी y की जो वैल्यू है डिपेंड कर रही है x के ऊपर, जो कि एज अ एक्सपोनेंट आ रहा है। ठीक है ना, तो इस वजह से ये एक्सपोनेंट फंक्शन कहलाते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो x होता है, जो हम अपनी मर्जी से लिखते हैं, उसके बिहाफ पर y की जो वैल्यू मिलती है, तो वो वेरिएबल जो x होता है वो एक्सपोनेंट के तौर पे आ रहा होता है, यानी वो पावर के तौर पे होता है। इस वजह से वो एक्सपोनेंट फंक्शन कहलाता है। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास जैसे
मेरे पास कोई और साइन 30 डिग्री है, कोई भी वैल्यू, अब इसके ऊपर मेरे पास एक्स पावर आ जाए। अब ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन तो है मगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी है, क्यों? क्योंकि अब हमारे पास देखिए 1/30 डिग्री की साइन 30 डिग्री की वैल्यू मुझे पता है कि 1 है। अब मुझे पता है कि एक्स की वैल्यू जो होगी, मिसाल के तौर पे एक्स की वैल्यू 1 है तो मेरे पास यही आ जाएगा। एक्स की वैल्यू 2 है तो मेरे पास इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1/2 आ जाएगी और इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो हमारे पास ये क्या आ जाएगी 1/4। तो अब देखिए ये 1/30 डिग्री भी जो है वो डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, इस वैल्यू के ऊपर, ठीक है ना। अब देखिए जो डोमेन आ रही है, यानी हमारे पास जो बेस है वो एज अ फिक्स हो गई है, ये बेस है, सही नहीं, बेस कहलाती है। और जो डोमेन है वो हमारे पास क्या हो गई है, और सॉरी डोमेन जो हो गई है वो एक्सपोनेंट के तौर पर आ गई, तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन होती है, ठीक है, जनरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है। तो इसको मैं लिख देता हूँ, हमारे पास क्या होते हैं, जनरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है ना, जनरल एक्सपोनेंशियल। अब देखिए मैं लिख क्यों रहा हूँ, इसकी भी एक पीछे वजह है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन मैंने जनरली क्यों लिखा है, क्योंकि ओवरऑल सारी कुल मिला के बात हो रही है हमारी, ठीक है। अब बहुत से लोग क्या करते हैं कि हमारे पास एक होता है ए, एक हमारे पास एक ई नंबर होता है, ये हमारे पास क्या होता है, यूलर कांस्टेंट, ठीक है, यूलर कांस्टेंट, ठीक है ना। स्पेलिंग देख लीजिएगा अगर गलत हो जाए तो, यूलर कांस्टेंट, ठीक है, यूलर कांस्टेंट, सही है। अब ये यूलर जो कांस्टेंट होता है, लोग जो बच्चे होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, वो कहते हैं y इज इक्वल टू, इसको बच्चे समझ रहे होते हैं ये हमारे पास क्या है, कांस्टेंट फंक्शन, सॉरी एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। देखिए ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन तो है मगर ये एक जनरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन नहीं। क्या मतलब हुआ, मतलब ये हुआ कि हम कह सकते हैं ये जैसे हमारे पास साइन फंक्शन होते हैं, साइन फंक्शन होते हैं, ठीक है, y इज इक्वल टू, अब ये साइन फंक्शन ही एक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन बता रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये ही एक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, इसके अलावा और भी हैं, यानी मैं कह सकता हूँ y इज इक्वल टू कोस एक्स, ये भी एक फंक्शन है। तो इसी तरह से कोस टेन, ये सारे हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में आते हैं, तो ये भी हमारे पास एक टाइप से, एक हमारे पास एक किस्म है एक्सपोनेंशियल फंक्शन के अंदर, सही है ना। यानी इसका मतलब ये हुआ है कि हमने जो है ना a को किसके बराबर रख लिया, e के बराबर रखा है, सही है ना। तो y इज इक्वल टू ई पावर x हो जाएगा। जरूरी नहीं है कि सिर्फ ये ही एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो, ये जनरल एक्सपोनेंशियल जो a था वो हमारे पे e के बराबर आया, ठीक है ना, ये भी एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो है मगर एक n यानी टाइप, एक टाइप के अंदर आ रहा है, ठीक है ना। यानी हमारे पास ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन के एक टाइप्स के अंदर एक टाइप्स है, सही है ना। इसके अलावा हमारे पास मजीद है, यानी मेरे पास हो सकता था एक्स पावर एक्स इक्वल टू 2 हो, तो मेरे पास अब क्या बन जाएगा, हमारे पास बन जाएगा 2 इधर आ जाएगा, एक्स पावर इधर आ जाएगी। हो सकता है मेरे पास ए बराबर हो पाई के, सही है, तो मेरे पास ये क्या हो जाएगा, वाई इज इक्वल टू पाई और पावर एक्स। तो हमारे पास जो डोमेन है वो तो अभी भी देखिए एक्सपोनेंट में आ रही है, ठीक है, हम अपनी मर्जी से डालेंगे और जो भी वैल्यू आएगी फिर वाई की आएगी। तो ये सारे एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ठीक है ना। सिर्फ ई यूलर जो कांस्टेंट होता है, सारे इसी को समझ रहे होते हैं कि यही एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन की बस एक टाइप है, एक किस्म है, सही है ना। इस तरह के बहुत सारे होते हैं, ठीक है। तो अब यूलर कांस्टेंट एक हमारे पास खास नंबर है, इस वजह से इसको हम ज़्यादा पढ़ते हैं, ठीक है ना। इसकी जो वैल्यू तकरीबन जो हमारे पास होती है वो होती है 2.18 और इस तरीके से 100, ठीक है, इरेशनल नंबर है, ठीक है। अभी आता किस तरह से है, इसके पीछे क्या रीज़न, देखिए अभी इसके ऊपर ज़्यादा डिटेल में नहीं जाइए, बस मैं इतना कहूँगा, जैसे एक पाई हमारे पास नंबर होता है ना, हमारे पास होता है पाई इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, 3.14 और राउंड ऑफ करके 2 बोल देते हैं, सही है। इसी तरह से ये भी एक हमारे पास ई नंबर होता है, यूलर कांस्टेंट जिसे हम कहते हैं, ठीक है, और इसकी वैल्यू क्या होती है हमारे पास 2.781, ठीक है। और दूसरी बात ये जो होता है ना हमारे पास, ये देखिए हमारे पास जो आता है ना रिजल्ट, ये e इज इक्वल टू, ये हमारे पास किस तरीके से आता है पता है, 1 + 1/n, ठीक है, और n पावर, और n पावर जो होती है वो अप्रोच कर रही होती है इन्फिनिटी को, किसको अप्रोच कर रही होती है, इन्फिनिटी को। सही से बनाता हूँ, बन नहीं रही है ये, सही है ना, ये इन्फिनिटी, ठीक है। और इस तरह से इसको एक और फॉर्म में लिखते हैं, ये हमारे पास होता है 1 + n, ठीक है, 1 + n और n पावर और 1/n, और n जो है अब की बार वो अप्रोच कर रहा है 0 को। ये दोनों आप जब वैल्यू लिखेंगे, बड़ी से बड़ी n की वैल्यू डालेंगे, इधर भी वही रखेंगे, तो आपके पास ये समथिंग 2.718 आएगी, ठीक है ना। ये खास जादुई नंबर इसको हम बोल सकते हैं, ठीक है। अब ये
इसके पीछे क्या रीज़न है, आया किस तरह से, जैसे पाए आया है, तो ये फर्स्ट चैप्टर के अंदर हमने इसको निकाला है, ठीक है। एक यूलर कांस्टेंट है और इसकी एक वैल्यू होती है, वो मैंने लिख दी, वो बता दी, ठीक है। अब ये हमारे काम आने वाला है, ठीक है ना। तो ये भी अब हम जो इसके अंदर देखेंगे एक जनरल, हम देखेंगे कि हमारे पास जो जनरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है वो क्या होता है, ठीक है। और एक हमारे पास उस जनरल जो हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते हैं उसके अंदर अगर हमारे पास एक यूलर कांस्टेंट वाला एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ जाए तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा। देखिए अगर मैं कोई सा भी, देखिए मैं आपको एक चीज बताऊं, देखिए अब इस नंबर को मैंने क्यों अलग से थोड़ा सा लिखा है, उसके पीछे रीजन ये है कि क्योंकि अगर मैं d बाय डी एक्स निकालता हूं ई का, सही है ना, एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ गया मेरे पास, ए को मैंने क्या रखा है अभी एक्स रखा है, ठीक है। याद रहे कि ई जो है इसकी जो पावर है वो विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट हो रही है, सही है। तो ये हमारे पास बराबर आ जाएगा किसके, ई एक्स के, ठीक है। ये एक हमारे पास वाहिद एक नंबर है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन की फॉर्म में बात कर रहा हूँ सर, सिर्फ ई की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना, सिर्फ ई नहीं, ये एज अ एक्सपोनेंशियल फंक्शन के तौर पे आ रहा है हमारे पास। ये जो है यूलर कांस्टेंट है ई, वो हमारे पास एज अ एक्सपोनेंशियल फंक्शन की फॉर्म में आ रहा है, क्योंकि इसकी जो पावर है वो एज अ हमारे पास क्या आ रही है, इसकी जो पावर है वो एज हमारे पास डोमेन के तौर पे आ रही है, ठीक है। यानी हमारे पास ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन की एक टाइप है, ठीक है। ये एक ऐसी वाहिद टाइप है एक्सपोनेंशियल फंक्शन के अंदर जिसका हम डेरिवेटिव निकालते हैं तो वो वापस वही आता है, सही है। और इसी तरह से अगर मैं d और अगर मैं कोई भी a, अब देखिए सिर्फ जनरल की बात कर रहा हूं, सही है ना। अभी मैंने a को क्या रखा था, अभी मैं बताऊं, a को जो है मैंने e रखा था, सही है। तो मेरे पास जो डेरिवेटिव आया था, क्योंकि e जो है एक हमारे पास यूलर कांस्टेंट है, ठीक है, इसका जो डेरिवेटिव आता है वो सिर्फ हमारे पास यही वापस से यही आता है, ठीक है। और अगर इसके अलावा कोई भी जनरल हो, कोई भी वैल्यू हो, उसका एक्सपोनेंशियल फंक्शन हम फाइंड आउट करेंगे उसकी क्या स्लोप होगी। अगर उसका जनरल फार्मूला की हम बात करें तो वो हमारे पास आ जाएगी a पावर x, सही है, टाइम्स ln और क्या आ जाएगी a। अब ln क्या होता है, a क्या होता है, तो इसके ऊपर भी मैं बता देता हूँ, फिर इसको हम प्रूव भी करते हैं, सही है ना, इसको फिर हम प्रूव भी करेंगे। देखिए ln हमारे पास क्या होता है कि आपने लॉगरिथम पढ़े हुए, ठीक है ना। देखिए लॉगरिथम आपको मालूम होना चाहिए क्या होते हैं, सही है। और अगर आपने नहीं देखे तो इसका मैट्रिक लेवल के ऊपर मैट्रिक क्लास के अंदर हमने पूरा चैप्टर बहुत डिटेल से पढ़ा है। अगर आपने नहीं देखा, लॉगरिथम के बारे में नहीं मालूम, तो वो आप देखिए, जब भी आपको बात सारी समझ में आएगी, ठीक है। फिर उसके अंदर मैंने ई भी बताया है कि ई क्या होता है, ठीक है, और सारी चीज़ें मैंने क्लियर करी, ठीक है ना। ई वाला जो लेक्चर है वो मैंने लॉगरिथम के अंदर भी बताया और 12th क्लास के पहले चैप्टर के अंदर भी बताया, ठीक है ना। लॉगरिथम चैप्टर नंबर 3 है मैट्रिक क्लास, यानी 9, 10 साथ में उधर मिल जाएगा आपको, ठीक है। अब ln हमारे पास क्या होता है, इज एक्चुअली ln का मतलब ये होता है हमारे पास नेचुरल लॉगरिथम। नेचुरल लॉगरिथम का क्या मतलब होता है कि अगर हमारे पास कोई भी लॉग होता है किसी भी नंबर का, जैसे 2 ले लूँ, 4 ले लूँ, 3 ले लूँ। देखिए मैं आपको सबसे पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म बताऊँ। जैसे मेरे पास जो है ना, अब मेरे पास कोई नंबर है 2 इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो मुझे पता है कि ये क्या है, मेरे पास बेस है और ये क्या है, एक्सपोनेंट है। मुझे पता है कि मैंने 2 बेस रखी है और उसकी एक्सपोनेंट भी 2 रखी है, तो मेरे पास आंसर क्या है, 4 है। अगर इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करूं तो लॉगरिथमिक फॉर्म क्या होती है, हमारे पास लॉग, जो आंसर आया उसका लॉग हो जाता है, ठीक है, टू द बेस क्या थी, 2 रखी थी, ठीक है। और अब ये पावर क्या पावर रखी थी, 2 रखी थी, तो हमारे पास ऐसा है, ठीक है ना, बाय चांस ऐसा हुआ है, सही। इसी तरह से अगर हमारे पास कोई बोले कि अगर मेरे पास जो है ना, मैंने इसकी y पावर रखी है, ठीक है ना, कोई y पावर रखी है और उस पे मेरे पास जो आंसर आया ना वो क्या आया, 16 आया। तो लॉगरिथमिक फॉर्म क्या आ जाएगी, log 16 बेस क्या रखिए, 2 रखिए, जो कि साइड में नीचे लिखेंगे, ठीक है, और इज इक्वल टू y पावर। अब y क्या होती है, कैसे निकालते हैं, सारा जो है हमने इसमें पढ़ा हुआ है, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, ठीक है। अब देखिए इधर जो आ रही है ये बेस आ रही है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या, सिर्फ लॉगरिथम, ठीक है। अगर हमारे पास किसी लॉग की जो बेस है वो e आ जाए और ऊपर हमारे पास a हो, 2 हो, 4 हो, तो ये हमारे पास जो है ना, ये इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इज इम्प्लाइज दैट हमारे पास ये क्या है, ln 4,
तो ln का मतलब होता है कि log टू द बेस, जो बेस है ना उसकी e है। क्या मतलब हुआ, देखिए अगर मेरे पास कोई एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और हमारे पास x पावर है और मेरे पास आंसर आता है एज a आ जाता है। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ मेरे पास e यूलर कांस्टेंट है, उसकी x पावर मैंने कोई भी रखी, ठीक है, कोई भी वैल्यू रखी, मेरे पास क्या है a आंसर आया, ठीक है। अब log फॉर्म क्या होगी इसकी, log, ठीक है, और आंसर क्या है a आया, सही है ना। अब जरूरी नहीं a है, कुछ भी आ सकता, मैंने सपोज किया है। और बेस क्या थी, बेस e थी, ठीक है, और इज इक्वल टू ये मैंने क्या पावर रखी थी, x रखी थी, ठीक है। वो कोई भी पावर, उससे कोई लेना देना नहीं, ठीक है। अब ये वाली जो चीज है ना, ये किसके बराबर है उसके ऊपर बात नहीं कर रहे, इसको जो लिखने का तरीका है इसको हम और क्या लिख सकते हैं, इसको मैं लिख सकता हूं ln और a, सही है। अब ln क्या बता रहा है, ln a कि इसकी जो, अगर इसको मैं ये लॉग फॉर्म में बात कर रहा हूं तो इसकी जो बेस है वो क्या है हमारे पास e है। यानी मिसाल के तौर पे मेरे पर लिखा हुआ है ln b मिसाल के तौर पे, तो इसका क्या मतलब है, ये लिखा हुआ है l log b टू द बेस e, यूलर कांस्टेंट इसकी बेस है, सही है। तो ये हमारे पास ln होता है, सही है। तो ये मैं आपको चीज समझा रहा था, ठीक है ना। तो इसको भले को इरेज कर देते हैं, ठीक है। अब हमारे पास देखिए एक एक्सपोनेंशियल जो फंक्शन होते हैं उसके अंदर हमारे पास, मैं वापस से बताता हूं कि जो हमारे पास यूलर कांस्टेंट, जो एक्सपोनेंशियल या नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी कहते हैं यूलर फंक्शन को, ठीक है ना, जिसके अंदर यूलर कांस्टेंट आ रहा होता है, ठीक है, सही है। ये जो a पावर x लेगा ये तो हमारे पास जनरल के तौर पे आ गया। अगर e पावर x आ गया यानी x के ऊपर हमारे पास डोमेन जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के तौर पे आ रही है, तो हमारे पास ये एक नेचुरल एक्सपोनेंट फंक्शन भी कहलाता है, ठीक है ना, ये भी कह सकते हैं। तो ये एक ऐसा वाइड एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन के अंदर एक टाइप है जो यूलर कांस्टेंट, जो उसकी बेस होती है, तो उसका जो डेरिवेटिव होता है वही आता है। बाकी अगर हमारे पास कोई भी हम जनरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन की बात करें तो उसका जो डेरिवेटिव आएगा वो हमारे पास क्या आएगा, a पावर x, वही वाली, ठीक है, और मल्टीप्लाई ln मतलब log a, जो भी हमने, जो भी उसकी जो बेस होती है, हो सकता है ये तीनों चारों कुछ भी हो सकती है, ठीक है ना। और इसकी जो बेस होगी ना, सही है ना, इसकी ये क्या आ जाएगी, ई आ जाएगी, ठीक है। यानी हमारे पास जो बेस है वो उसके साथ आ जाएगी, बेस नहीं है ये, सही ना, ये यहाँ पर तो बेस है, ये इसके साथ आ जाएगी, और log की जो बेस होगी वो इधर आ जाएगी, ठीक है। तो log a और टू द बेस e, सही है। तो ये हमारे पास इसका फंक्शन होता है, ठीक है। अब इसको हम जरा जो है ना, इसको हम प्रूफ कर लेते हैं, सही है, इसका प्रूफ भी करते हैं और हम इसको समझते हैं, ठीक है। तो अब इसको हम क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे इसके नेक्स्ट लेक्चर के अंदर दोनों को, ठीक है।